हेलो एवरीवन। सो आज जो है हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई मॉलिक्यूल में से दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस या फिर हीट, और एक नई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, राइट, और मैंने इसके प्रेजेंस में डाल दिया कोई एसिड, फॉर एग्जांपल H2SO4। ओके, अभी एसिड है तो ये क्या देगा? H पॉजिटिव देगा, राइट। अब OH के पास क्या लोन पेयर है और ये पॉजिटिव है, तो ये इस H को एक्सेप्ट करवा के क्या बना लेगा? OH2। ठीक है, OH2 बना लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बॉन्ड रिमूव करेगा यहाँ से और ऐसे करेगा तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस एडजेसेंट कार्बन से क्या होगा? एक हाइड्रोजन ऐसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अपनी बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा और क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इस मॉलिक्यूल से क्या हुआ? एक OH और इस वाले मॉलिक्यूल से एक H एलिमिनेट हो गया और किसकी फॉर्मेशन कर दी? पाई बॉन्ड की। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कैसी रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब भी किसी मॉलिक्यूल में से दो सब्स्टिट्यूएंट रिमूव हो जाते हैं और एक नई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एसिड, बेस और हीट की प्रेजेंस में होती है। कि एसिड, बेस और हीट किसी के भी प्रेजेंस में हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इस मॉलिक्यूल में से OH और H क्या हो गया? रिमूव हो गया और एक ड्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, समझ में आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है अल्फा एलिमिनेशन और एक होती है बीटा एलिमिनेशन। ओके, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है? जो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना वो सेम कार्बन, एक ही कार्बन से रिमूव होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी बेस आया, ये एक बेस आया OH नेगेटिव, बेस क्या करेगा? यहाँ से H लेगा, H क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हुई तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन को अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है तो यहाँ से क्या हुआ? Cl का रिमूव हो गया, हमारे पास ये बन गया। अब देखो इसी कार्बन से क्या हुआ? H रिमूव हुआ है और इसी कार्बन से क्या हुआ? Cl रिमूव हुआ है। तो जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो एक ही कार्बन से रिमूव हुए है ना, तो जब भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एक ही कार्बन से या सेम ही कार्बन से एलिमिनेट होते हैं ना, तब उस एलिमिनेशन रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? अल्फा एलिमिनेशन। और उस अल्फा एलिमिनेशन में हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बिन की। ये देखो ये हमारे पास कार्बिन बना है ना, तो अल्फा एलिमिनेशन में हमेशा कार्बिन की ही फॉर्मेशन होती है। और अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? जब भी जो दो सब्स्टिट्यूएंट है या फिर उसे हम लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो भी दो लिविंग ग्रुप है वो क्या होता है? सेम ही कार्बन से एलिमिनेट होते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, अब अल्फा एलिमिनेशन और सेकंड क्या थी? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या कहाँ से रिमूव होते हैं? एडजेसेंट कार्बन से। जैसे देखो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ से क्या कि इस कार्बन से गया Br और इस कार्बन से गया H और एक नई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। तो इसमें जो HBr रिमूव हुआ है वो सेम कार्बन से हुआ है क्या? नहीं हुआ है। Br इस कार्बन से रिमूव हुआ और H इस कार्बन से रिमूव हुआ, मतलब जो दो सब्स्टिट्यूएंट है वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। जबकि अल्फा एलिमिनेशन में क्या हुआ था? दोनों ग्रुप जो है वो सेम ही कार्बन से रिमूव हुए थे। तो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? अल्फा एलिमिनेशन में जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम ही कार्बन से रिमूव होते हैं और हमारे पास कार्बन की फॉर्मेशन होती है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? जो दो ग्रुप है वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं और हमारे पास एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बीटा एलिमिनेशन होता है ना वो भी क्या होता है? तीन टाइप का होता है, E2, E1 और E1CB। ओके, बीटा एलिमिनेशन जो होता है वो अल्काइल हैलाइड, स्ट्रेंथ ऑफ द बेस और पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, इन तीन के बेसिस पे हमने बीटा एलिमिनेशन को हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है, E2, E1 एंड E1CB। ओके, अब हम एक एक करके इन तीनों मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि E2 क्या होता है, E1 क्या होता है और E1CB क्या होता है। ऑलराइट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे E2 मैकेनिज्म। ओके, तो E2 मैकेनिज्म कौन देता है? जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं ना और कुछ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो क्या देता है? E2 मैकेनिज्म देता है। प्राइमरी और कुछ सेकेंडरी, प्राइमरी सारे प्राइमरी जो है E2 करेंगे और कुछ सेकेंडरी जो है वो E2 से जाएंगे। ओके, और जो E2 है वो वन स्टेप रिएक्शन होती है और इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ओके, E2 वन स्टेप रिएक्शन होती है और ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। और जो E2 है वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है,
मतलब कि जो इसका रेट है वो अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब मैंने बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन जो एसिड बेस और हीट की प्रेजेंस में होती है, राइट। तो जो E2 है ना, उसको जो है स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होती है। जो E2 मैकेनिज्म से जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी ना, उसमें हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होगी। ये E2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होती है उसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया जाता है। ओके, और सबसे मेन कंडीशन जो है E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होने की, वो क्या है कि हाइड्रोजन एटम और जो हमारा लिविंग ग्रुप है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ट्रांस होना चाहिए, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए और सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या बोला मैंने कि जो हाइड्रोजन है और जो हेलोजन ग्रुप है ना, हेलोजन ग्रुप या फिर लिविंग ग्रुप भी बोल सकते हो, कि हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप क्या होने चाहिए, हमेशा एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए और सेम प्लेन पे होने चाहिए, तभी तो है रिएक्शन जो है वो E2 मैकेनिज्म से होगी। एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए और सेम प्लेन पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। बेस क्या देगा, OH नेगेटिव, तो ये हमारे पास OH नेगेटिव है। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H को रिमूव कर लेगा, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ से Br रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इसमें क्या हो रहा है, OH और H का बॉन्ड बन रहा है, इसको लेके जा रहा है, H और C का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CC में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू हो रही है और C और Br का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो रहा है। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ये सारा स्टेप क्या हो रहा है, एक ही स्टेप के अंदर हो रहा है। इस बॉन्ड का बनना, इस बॉन्ड का टूटना, इस बॉन्ड का टूटना और इस बॉन्ड का बनना, ये सारा क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या हुआ है, बेस है, बेस ने यहाँ से H को लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ से टूट के हमारे पास क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास Br है लिविंग ग्रुप और ये H है, ये क्या है, एक दूसरे के ट्रांस है, सेम प्लेन में है ना। देखो ये प्लेन में होता है, ये डॉट लाइन का मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन, और ये वेज का मतलब अबव द प्लेन, और ये सेम प्लेन में। तो H और Br जो है वो सेम प्लेन में, बट एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ट्रांस है। ठीक है, तो यहाँ से कोई बेस आया, इसने H को लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और एंड में क्या हुआ, हमारे पास ये एक अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये जो है E2 से हुआ है। ओके, अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि ये है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हमारे पास दो है, यहाँ पे ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, राइट। एक H यहाँ से भी जा सकता है और H यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, H यहाँ से भी जा सकता है, H यहाँ से भी जा सकता है, तो कहाँ से जाएगा, मान लो अगर ये वाला H जाता है, ये वाला H जाता है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ, अगर ये वाला H जाता है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ। बट जो है ये वाला H जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ये वाला इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अगर ये वाला जाएगा, देखो यहाँ पे भी Br नीचे, ये वाला H भी कहाँ है, नीचे है, मतलब दोनों सेम साइड पे है। जबकि E2 मैकेनिज्म के लिए कंडीशन क्या है, दोनों क्या होने चाहिए, ट्रांस होने चाहिए। ये दोनों ट्रांस है क्या, नहीं है, ये दोनों क्या है, सिस है। तो ये वाला H ना जाके, मीन्स ये वाला, अगर ये वाला H जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ना, बट ये वाला H नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों क्या है, सेम साइड पे है। और E2 के लिए क्या कंडीशन है, दोनों कहाँ होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, मीन्स ट्रांस होने चाहिए। इसलिए जो है अभी इस केस में देखो क्या है, H ऊपर है, Br नीचे है, तो मीन्स दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये वाली बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और हमारे पास जो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। जबकि ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या सेट्सेफ प्रोडक्ट है। सेट्सेफ रूल क्या कहता है, जब भी दो चांसेस हो, दो जगह से H जा रखे हो, तो हमेशा वो वाली एल्कीन बनती है जो क्या होती है, मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है। अब देखो ये वाली एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये सेट्सेफ प्रोडक्ट है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है, यही बोलते हैं सेट्सेफ रूल, यही बोलता है ना। तो बट बनना ये चाहिए था, बट ये ना बन के ये बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें E2 मैकेनिज्म लग रहा है, और E2 मैकेनिज्म में हमेशा लिविंग ग्रुप और H क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। इस केस में दोनों क्या हो रहा है, अगर हम सेट्सेफ प्रोडक्ट बनाते हैं, मीन्स ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसमें H भी नीचे, Br भी नीचे, दोनों कहाँ जा रहे हैं, दोनों सेम साइड पे जा रहे हैं। तो ये वाला H रिमूव नहीं हो सकता। जबकि ये देखो ये दोनों का एक दूसरे के ट्रांस है, तो ये वाला H जाएगा और हमारे पास जो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ये वाला। ये सेट्सेफ प्रोडक्ट है, फिर भी ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ऑलराइट, इतना समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है। देखो जब भी कोई ऐसी कंडीशन आएगी ना कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड या फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगा, और वो डबल बॉन्ड या फिर फिनाइल रिंग जो है, जो नई डबल बॉन्ड बनेगी उसके साथ कंजुगेशन में जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, कंजुगेटेड प्रोडक्ट ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली Br आना था, मैंने H लिख दिया, इट्स अ लिविंग ग्रुप। ओके, अब देखो क्या होगा,
अब बनना तो क्या चाहिए था, जैसे कि मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल में सिखाया कि ये वाला H जो है वो नहीं जाना चाहिए, कि ये वाला H जो है वो नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीविंग ग्रुप और H के सेम साइड पे है। ये जबकि ये वाला H जाना चाहिए और डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ बननी चाहिए, राइट। ये सॉरी, ये वाला नहीं, ऊपर वाला H जाना चाहिए और क्या बननी चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ बननी चाहिए। यही बताया मैंने लास्ट वाले एग्जाम्पल पे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में है। ये वाला जाना चाहिए, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, ये वाला जा रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके साथ यहाँ क्या लगा हुआ, फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब देखो ये है, अब इसके साथ क्या लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब देखो, अब ये वाला डबल बॉन्ड जो यहाँ लगा है वो इसके साथ कहाँ जा सकता है, फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है, जा सकता है। और कॉन्जुगेशन में हमेशा क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यही रीज़न है कि इस केस में डबल बॉन्ड यहाँ ना लग के यहाँ लगी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है ये इसके साथ फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे फिनाइल रिंग प्रेजेंट थी, जबकि प्रीवियस एग्जाम्पल पे हमारे पास सिर्फ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। मिथाइल ग्रुप कॉन्जुगेशन में जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यही एक रीज़न है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बना है, ये वाला नहीं बना है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन होगी कि मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड या फिर फिनाइल रिंग प्रेजेंट होगा और जो नई डबल बॉन्ड बनेगी वो उस डबल बॉन्ड या फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जा पाएगी, तो हमेशा कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा। ऑलराइट, समझ में आया इतना? ओके, तो ये था E2 मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे E1 मैकेनिज्म क्या होता है। E1 मैकेनिज्म कौन जाता है, मैनी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। E2 कौन जाता था, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और कुछ गिने चुने सेकेंडरी। जबकि E1 कौन जाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड किससे जाते हैं, E1 से जाते हैं, ठीक है। E1 में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। E2 में क्या आता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स था। E2 में जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जबकि E1 में जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है, मीन्स सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन के ऊपर ही इसका रेट डिपेंड करता है। ओके, ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है और इसके अंदर जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, E2 क्या थी, 1 स्टेप रिएक्शन थी, जब E1 क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है और इसके अंदर जो है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है एज एन इंटरमीडिएट। ओके, और E2 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए था, E1 में हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड हमें नहीं है। अब क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, राइट, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और हम सब जानते हैं कि टर्शियरी कार्बोकैटायन क्या होती है, स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो जो इसका जो रेट आता है वो टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, मीन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट करेगा, फिर सेकेंडरी करेगा एंड देन प्राइमरी करेगा। इसका रीज़न क्या है, इसमें कार्बोकैटायन बनती है और कार्बोकैटायन क्या होती है, टर्शियरी वाली स्टेबल होती है, इसलिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या करता है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। ओके, अब देखिए ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जो है Br रिमूव होता है और हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनती है। और सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये वाली बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगी और हमारे पास जो एक नई पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, और आप कह सकते हो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास सेकंड स्टेप है। और जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हमारे पास कार्बोकैटायन बनती है वो स्लो स्टेप होता है और वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, आए समझ में। E1 क्या जाता है, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो E1 से जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही इसका रेट डिपेंड करता है। ये 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन बनती है एज एन इंटरमीडिएट और इसके अंदर हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं होती है। और हाँ, एक बात और, जैसे E2 के केस में हमने देखा था हमारे पास जो एक कंडीशन थी क्या, कि लीविंग ग्रुप और H जो है वो हमेशा कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। E1 के केस में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। E1 के केस में वो सेम प्लेन में अपोजिट सिस कहीं पे भी हो सकते हैं। E1 के केस में हमें वो वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। ओके, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है। फर्स्ट केस में देखिए ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया है। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो ये रिएक्शन कहाँ से जाएगी, E2 मैकेनिज्म से जाएगी, क्योंकि E2 के केस में हमें क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होता है, ठीक है। अब देखो यह H है, ये Br है, सॉरी, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। अब H यहाँ से भी जा सकता है और H यहाँ से भी जा सकता है। H कहाँ से जाएगा, राइट, देखो H यहाँ पे भी प्रेजेंट है,
एच यहाँ पे भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ से जा सकता है। कहाँ से जाएगा? एच जो है यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा। रीज़न यहाँ देखो, क्योंकि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो ये कहाँ से जाएगी रिएक्शन? E2 से जाएगी। और E2 के लिए हमारी कंडीशन क्या है? लीविंग ग्रुप और एच कैसे होने चाहिए? ट्रांस होने चाहिए। अब देखो अगर ये यहाँ से जाएगा, ये अगर ये यहाँ से जाता है मत मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आती है, ये प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें देखो Br और H क्या है? दोनों सेम साइड पे है, मतलब एक दूसरे के ट्रांस है क्या? नहीं है, सेम साइड पे है, सेम साइड पे है, सेम साइड पे है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ये क्या होनी चाहिए? ट्रांस होनी चाहिए। इसलिए जो है हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें Br और H कहाँ आ रहे हैं? सेम साइड पे आ रहे हैं। जबकि यहाँ से क्या है, ये नीचे वाला साइड जो H है वो जा सकता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है। जबकि नेक्स्ट केस में देखो, नेक्स्ट केस में जो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल H2O को लिया। H2O कोई स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? नहीं है। H2O बहुत ही वीक बेस है। तो वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो ये रिएक्शन कहाँ से हो सकती है? E1 से हो सकती है, क्योंकि E1 के केस में हमें स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं रहती है, राइट। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? E1 से होगी। अब E1 से होगी तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ से जाएगा कि यहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली ये वाला जाएगा, क्योंकि ये वाला जाएगा तो हमारे पास क्या बन रहा है? सेटजेफ प्रोडक्ट बन रहा है, स्टेबल अल्कीन बन रही है ना। तो हमारे पास अल्कीन यहाँ से जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा तो सेटजेफ रूल क्या हो रहा है? फॉलो नहीं कर रहा है। ये वाला जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल अल्कीन बन रही है, इसलिए हमारे पास ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। ऑलराइट, समझ में आया E2 और E1 मैकेनिज्म? ऑलराइट, अब हम देखेंगे थर्ड मैकेनिज्म जो है E1 CB मैकेनिज्म। अब E1 CB मैकेनिज्म में क्या होता है ना, E1 CB मैकेनिज्म हमारे पास बहुत ही कम केसेस में फॉलो होता है, बट इसको फॉलो करने की कंडीशन क्या है? जो हमारे पास बीटा हाइड्रोजन होता है ना, वो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गली एसिडिक होना चाहिए। और जो हमारा लिविंग ग्रुप है ना, वो क्या होना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा पुअर होना चाहिए। तो ही वो रिएक्शन जो है वो E1 CB से फॉलो करेगी। जैसे कि मैंने एक और इसके अंदर, हाँ एक बात और, इसके अंदर जो है कार्बो अनायन की फॉर्मेशन होती है। ओके। E2 में क्या हो रहा था? E2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। E1 में कार्बो कटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। और E1 CB में क्या होता है? कार्बो अनायन की फॉर्मेशन होती है। ओके। इसके लिए कंडीशन क्या है? जो बीटा हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए। और जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? पुअर होना चाहिए। ओके। अब देखो ये हमारे पास बेस है। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है कि नहीं है? बीटा हाइड्रोजन मीन्स ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। एसिडिक हुआ है कि नहीं है? एसिडिक है, क्यों? ये CF3 ग्रुप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, यहाँ पे पास Cl लगा हुआ है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इन टर्न ये कार्बन क्या करेगा? इस बॉन्ड से हाइड्रोजन लेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? ईजिली रिलीज हो जाएगा। अब H पॉजिटिव ईजिली रिलीज हो जाएगा तो मतलब ये क्या है? एसिडिक H है, ठीक है। तो कोई भी बेस आएगा, H एसिडिक H है, कोई भी बेस आएगा इस एसिडिक H को रिमूव कर लेगा H पॉजिटिव को, तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो हमारे पास कार्बोनाइन बन गया। अब ये कार्बोनाइन क्या स्टेबल है? ये कार्बोनाइन स्टेबल है, क्यों? एक तो हमारे पास ये CF3 ग्रुप लगा हुआ है, CF3 ग्रुप लगा हुआ है, इससे इलेक्ट्रॉन, CF3 ग्रुप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, तो यहाँ से हम नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। Cl लगे हुए, Cl भी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे तो ये कार्बोकटायन क्या है? कार्बो अनायन क्या है? स्टेबल है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये कार्बन को अपना नेगेटिव चार्ज क्या करना है? खत्म करना है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं रहता है ना, तो कार्बन को अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है, तो क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ से एक फ्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा? ये अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब F क्या है? F हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप है ना, F क्या हमारे पास? पुअर लिविंग ग्रुप है। ओके। तो अब देखो इसमें H एसिडिक था, F पुअर लिविंग ग्रुप था, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ? E1 CB मैकेनिज्म। दो कंडीशन है E1 CB मैकेनिज्म के लिए, एक तो जो बीटा H है वो एसिडिक होना चाहिए, और जो हलाइड आयन है वो क्या होना है? पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। हमारे पास ये H एसिडिक था और फ्लोरीन क्या? पुअर लिविंग ग्रुप था, इसलिए जो है E1 CB मैकेनिज्म हुआ, और इसमें कार्बोनाइन बनती है, ये कार्बोनाइन बनी, ये कार्बोनाइन क्या है? स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ शिफ्ट होगी ये, क्योंकि कार्बन ने अपना नेगेटिव चार्ज खत्म करना है, ये यहाँ शिफ्ट होकर यहाँ से ये F नेगेटिव निकल जाएगा। ओके। अब देखो E1 CB मैकेनिज्म कब होती है? बहुत रेयर केसेस में होती है, बट कब होती है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करे? अनायन को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे लास्ट केस में हमने देखा हमारे पास CF3 प्रेजेंट था, जो कार्बोनाइन को क्या कर रहा था? स्टेबल कर रहा था, और हमारे पास लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? वो पुअर होना चाहिए, तभी क्या होगा? E1 CB मैकेनिज्म फॉलो होगा। कौन कौन सी कंडीशन है? एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, जो क्या करेगा? कार्बो अनायन को स्टेबल करेगा। और सेकंड हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए? पुअर होना चाहिए। ओके। अब मैंने दो एग्जांपल दिए जिसमें क्या होता है? E1 CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। एक तो बेंजाइन का बनना,
इस केस में देखो क्या हो रहा है, एफ क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। ये हमारे पास कोई भी बेस आया, इसने क्या किया, इस एच को लिया और ये बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट हुई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, राइट। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से फ्लोरीन जाएगा तो हमारे पास बेंजाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, इवन सीबी मैकेनिज्म। एक और पॉपुलर रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, काफ़ी पॉपुलर रिएक्शन है। इसमें भी जो है हम ईवी सीबी मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये हमारे पास दो कीटोन के मॉलिक्यूल बेस डालते हैं, क्या होता है, यहाँ से एक एसिडिक एच रिमूव होता है, एसिडिक एच रिमूव होता है, फिर वो इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करते हैं और हमारे पास ये बन जाता है। अब ओ एच क्या है, ओ एच भी एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ओ एच भी क्या एक पुअर लिविंग ग्रुप है। तो और हमारे पास ये एच क्या है, बीटा हाइड्रोजन क्या एसिडिक है, क्योंकि उसके पास सीओ ग्रुप लगा हुआ है। सीओ कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ से क्या लेगा, कार्बन लेगा, इस एच को एसिडिक बना रहा है, तो ये एसिडिक ग्रुप है, ओ एच पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है। तो कोई बेस आएगा, इस एच को लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ से ये चला जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ये एल्कीन बन जाएगी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में भी जो है वो इवन सीबी मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, आया समझ में। अब हम एक बार समरी करेंगे, हमने क्या देखा। हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जब भी किसी मॉलिक्यूल में से दो सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस या हीट, और एक नई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब एलिमिनेशन रिएक्शन आगे दो टाइप की देखी हमने, अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन कौन सी होती है, जिसमें जो दो ग्रुप है वो सेम कार्बन से एलिमिनेट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। वहीं अगर जो दो लिविंग ग्रुप है या दो सब्स्टिट्यूएंट है वो एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब हमने बीटा एलिमिनेशन को तीन टाइप में क्लासीफाई किया था, E2, E1 और इवन सीबी। E2 क्या थी, E2 जो है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और कुछ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड देते हैं। E2 जो है वन स्टेप में होती है और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होती है। ओके, और इसमें जो हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए और एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, करेक्ट। इसका हमने एक एग्जांपल देखा, इसमें हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट ना बन के सेटजेफ प्रोडक्ट ना बन के ये वाला प्रोडक्ट बना, क्यों, क्योंकि इसमें जो लिविंग ग्रुप और एच था वो क्या कहाँ आ रहा था, सेम साइड पे आ रहा था, मतलब एक दूसरे के सिस में आ रहा था, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट ना बन के हमारे पास क्या बना, ये वाला प्रोडक्ट बना, राइट। उसके बाद हमने देखा वहीं अगर हमारे पास क्या होगा कि अगर जो डबल बॉन्ड है वो फिनाइल रिंग या डबल बॉन्ड के साथ अगर कॉन्जुगेशन में जा रखी होगी, तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होगा वही हमारा क्या बनेगा, प्रीडोमिनेट करेगा। ओके, फिर हमने देखा इवन मैकेनिज्म, तो जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो क्या देते हैं, इवन मैकेनिज्म देते हैं। इवन फर्स्ट ऑर्डर है, टू स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं रहती है, और इसके अंदर हमें ये कंडीशन की भी नेसेसिटी नहीं है कि जो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। ओके, टू स्टेप रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है, ये स्लो स्टेप है और यही क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ से एच आता है, यहाँ से एच रिमूव होता है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, फिर हमने इसका एक एग्जाम्पल देखा, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्योंकि E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ये बनेगा ये नहीं बनेगा। वहीं हमारे पास जब हमने वीक बेस लिया तो हमारे पास सेंसर प्रोडक्ट बना, ये वाला नहीं बना। उसके बाद हमने देखा इवन सीबी मैकेनिज्म। इवन सीबी मैकेनिज्म कब फॉलो होता है, जब बीटा हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है और हमारे पास जो लिविंग ग्रुप है वो कैसा रहता है, पुअर होता है, और जो हमारे पास इसके अंदर जो है कार्बो अनायन की फॉर्मेशन होती है, और हम इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के भी प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि क्या करे, इस कार्बो अनायन को क्या करे, स्टेबल करे। ओके, तो इवन सीबी मैकेनिज्म के लिए क्या दो कंडीशन है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस होना जो कि कार्बन आयन को स्टेबल करेगा, और एक हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। उसके बाद हमने दो एग्जांपल देखे जो कि इवन सीबी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, बेंजाइन का बनना, और सेकेंड इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब हम देखेंगे E1 और E2 के बीच में कुछ डिफरेंस। ओके, E1 क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, मतलब रेट जो है सिर्फ एक सबस्टेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। जबकि E2 क्या है, E2 बाइमोलिकुलर रिएक्शन है, जो रेट है अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। E1 में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, E2 में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा था, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। E1 टू स्टेप रिएक्शन है, E1 टू स्टेप रिएक्शन है, E2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। E1 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, E2 में हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। E2 के केस में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन E1 में नहीं है,
क्योंकि E1 के केस में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इसका रेट ऑफ ऑर्डर क्या रहेगा, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। और E2 में क्या रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ओके, अब इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, फर्स्ट Br रिमूव होता है, कार्बोकैटायन बनता है, सेकंड यहाँ से H जाता है और हमारे पास अल्कीन बन जाते हैं। और जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें कार्बोकैटायन बनते हैं वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है E2, यहाँ से बेस आता है, इस H को लेते हैं, बोन यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ से बाहर जाता है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ये थी पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप आपको जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आई होगी और तीनों मैकेनिज्म भी जो है वो समझ में आई होगी। थैंक यू।